हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 8 फरवरी 2025 सैटरडे यानी शनिवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से रोज़ की तरह एक बार फिर से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी नया सीखते हैं या कुछ आपको इन सेशन से हेल्प हो रही है, मदद मिल रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो यूट्यूब पर लंबे समय तक इसी तरीके से चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल हम लोग सेशन नहीं ले पाए थे, तो कल के भी कुछ आर्टिकल्स हैं विच वी विल कवर टुडे। तो सबसे पहले अगर आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो कल आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी जो बाई मंथली जो मीटिंग होती है, यानी कि हर 2 महीने में एक बार वो बैठते हैं, बैठक उनकी होती है, तो उस पर यहाँ पर ये फैसला लिया गया है कि जो रेपो रेट होता है उसको 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 2.25% जो है वो कम कर दिया गया है। और अब यहाँ पर जो रेपो रेट है वो 6.25% पर आ गया है। तो इसको लेकर एक एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है, वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी एज सच यहाँ पर और कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, पर मैं आपको जो है आपके साथ, हाँ, एक न्यूज़ यहाँ पर है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 9। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि फेलियर टू इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट विल मेक इट इलीगल, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जो उसके अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं, अगर वो उसको इन्फॉर्म नहीं किए जाते हैं तो इस आधार पर ये जो अरेस्ट किया गया है, जो गिरफ्तारी की गई है, वो गैर कानूनी या इलीगल कहलाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसके बारे में क्या है ये पूरा मामला बात करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ें तो आइडियाज़ पेज पर एक आर्टिकल है, दैट इज़ एआई रेस व्हाट इंडिया शुड डू, ठीक है। जो एआई रेस, एक ग्लोबल एआई रेस चल रही है, जिसके बारे में भी हमने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल ना होते हुए इट इज़ बिकम अ बाईपोलर रेस, ठीक है, जिसमें यूएस और चाइना, क्योंकि यूएस वैसे मतलब पहले से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा था कि किस तरीके से चाइना ने भी अपना एक एआई मॉडल दैट इज़ DeepSeek R1 जो है वो लॉन्च किया है ना, अनवील किया। तो उसके बाद से एक तरीके से लग रहा था कि दिस हैज़ बिकम अ बाईपोलर रेस, लेकिन उसमें इंडिया जो है वो कैसे इस रेस में क्या कर सकता है ना। और इंडिया के पास ये फाउंडेशन है कि हम एआई के सेक्टर में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छा जो है वो प्रोग्रेस किया है और हमारे वहाँ इतना सारा पोटेंशियल है, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, तो हम अच्छा कर सकते हैं, उस बारे में ये बात कर रहा है। तो आई विल शेयर दिस आर्टिकल विद यू, इस आर्टिकल को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक बार ज़रूर आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन पेज पर कुछ आर्टिकल्स हैं जिनका जिक्र करेंगे। एक तो वही है कि पुश फॉर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो खर्च है वो ज़्यादा लोग कर सकें, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकें, इसलिए आरबीआई ने जो है वो रेपो रेट को कट किया है, तो वो बात करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा बजट को लेकर बात होगी, बियॉन्ड द टैक्स ब्रेक, ठीक है, क्योंकि बजट में इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ के तरफ सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हुआ वो था जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है, ठीक है, जिसमें बताया गया कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ये उसके बियॉन्ड बात कर रहे हैं, मतलब बजट को किसी और नज़रिए से देख रहे हैं, कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर बात हो रही है, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि तमिलनाडु की जो सरकार है और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं RN रवि, उनके बीच में बिल्स को लेकर डिस्प्यूट रहता है कि जो वहाँ की विधानसभा या वहाँ की जो असेंबली है वो जो बिल्स पास करके गवर्नर के पास भेजती है, गवर्नर उस पर अपना एसेंट नहीं देते हैं, ठीक है, उसको विदहोल्ड भी नहीं करते हैं, उस पर एसेंट भी नहीं देते हैं, उसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड भी नहीं करते हैं, है ना। एक तरीके से पॉकेट वीटो का यूज़ करके इंडेफिनेटली उस बिल को होल्ड करके रखते हैं। आर्टिकल 200 है जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो वी विल लुक एट दिस आर्टिकल इन अ डिटेल। इसके बाद यहाँ पर
एक आर्टिकल है, आई विल जस्ट शेयर इट विद यू, दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन का जिक्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बेसिकली डंकी रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है। डंकी रूट्स का मतलब वही है क्योंकि अभी जो अमेरिका से कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि 104 इलीगल इमिग्रेंट जो थे वहाँ पर इंडियंस, उनको डिपोर्ट किया गया है। और किस इन ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस में, ठीक है, अमानवीय स्थिति में उनको भारत भेजा गया, अमेरिका का मिलिट्री प्लेन के थ्रू भेजा गया, C-7 ग्लोब मास्टर वो प्लेन था। साथ ही साथ उसमें कैसे उनके हाथों में हथकड़ियाँ बधी हुई थी, पैरों में जंजीरें बधी हुई थी। कई सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए कि लगभग 35-40 घंटे की जर्नी थी, उस दौरान काफ़ी उनको दिक्कतें झेलनी पड़ी, वॉशरूम्स का यूज़ भी वो सही तरीके से नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये मुद्दा संसद में भी उठा है ना। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका की जो अथॉरिटी हैं उनसे इंगेज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो इनको दिया जाए, ठीक है। तो इसको लेकर विपक्ष भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आवाज़ उठा रहा है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया जा रहा है, ये जो सबसे बड़ा इशू उठाया जा रहा है वो ये कि क्यों भारत ने अपना खुद का जो प्लेन है, जो विमान है, वो नहीं भेजा, ठीक है। कई सारे और देशों के नागरिकों को भी अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। उसमें से एक देश है दैट इज़ कोलंबिया। उसके राष्ट्रपति ने ये कहा, मैं कहीं पर ये चीज़ को पढ़ रहा था, वो यहाँ पर दो नॉट मेंशन्ड, उसमें ये कहा गया कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ये कहा कि भले ही इन लोगों ने अमेरिका में इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो, है ना, इनको डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ये हमारे देश के नागरिक हैं। और जितना एक सामान्य नागरिक की डिग्निटी मैटर करती है, उतनी ही इन लोगों की डिग्निटी मैटर करती है। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि अमेरिका जो है वो अपने प्लेन से इनको ना भेजे, हम अपना प्लेन यहाँ से भेजेंगे और फिर इनको हम डिपोर्ट करवाएंगे। तो इस तरीके का जो है वो एक्शन इंडिया की तरफ से क्यों नहीं लिया गया, इस तरीके की बातें जो है वो विपक्ष कर रहा है। दो इट इज़ आर डिफरेंट इशू, फिर अगर हम उस पर ज़्यादा जाएंगे तो वो पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। बट यहाँ पर जो रूट्स का यूज़ करके जो इलीगल तरीके से माइग्रेंट्स अमेरिका में एंटर करते हैं, यूएस में एंटर करते हैं, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है कि सबसे पहले जो है वो इंडिया से जाते हैं आपके साउथ अमेरिका के कुछ देशों में, है ना, जैसे कि कोलंबिया हो गया, आपका एल सल्वाडोर हो गया, इक्वाडोर हो गया, बोलीविया हो गया, वहाँ पर ये लोग जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से जो पनामा देश है ना, वहाँ से मतलब साउथ अमेरिका के जो कोलंबिया है, आपका ये है गया, क्या बोलते हैं इसको, बोलीविया है ना, या फिर गयाना है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की व्यवस्था भी है इंडियंस के लिए। वहाँ से फिर ये पनामा क्रॉस करते हैं, वहाँ से एल सल्वाडोर क्रॉस करते हैं, वहाँ से मैक्सिको पहुँचते हैं, और उसके बाद मैक्सिको से फिर इनको अमेरिका के बॉर्डर में एंटर कराया जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो डंकी रूट्स हैं, जिसको लेकर एक मूवी भी अभी 1-2 साल पहले बन चुकी है, तो ये उसी इशू के बारे में डिस्कस कर रहा है। मतलब रूट्स जनरली यहाँ पर बताए गए हैं। तो दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल, रीड कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन का जिक्र है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब ये लोग कोलंबिया से जाते हैं पनामा की तरफ, ठीक है, मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, जब ये लोग कोलंबिया से जाते हैं पनामा की तरफ, तो वहाँ पर इनको एक फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। उसको बोला जाता है डेरियन गैप, डेरियन गैप या फिर डेरियन नेशनल फॉरेस्ट, वो क्रॉस किया जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डेरियन गैप और डेरियन नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ, किन दो देशों की सीमाओं पर या किन दो देशों के बॉर्डर में ये डेरियन गैप या डेरियन नेशनल पार्क लोकेटेड है। द आंसर वुड बी कोलंबिया एंड पनामा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैप में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए एक मैप मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपको कोलंबिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पनामा। तो इसका जो ये बॉर्डरिंग एरिया है दोनों देशों का, ये कहलाता है डेरियन गैप, ठीक है। जो ये आपको कलर्ड रीजन दिख रहा है, दिस इज डेरियन गैप। और इसके आप इधर उधर देख सकते हैं, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, यहाँ ऊपर आपका कैरेबियन सी है। तो इसके इधर आप देखेंगे तो दिस इज योर गल्फ ऑफ पनामा। यहाँ पर जो ये आपको इस तरीके का रीजन दिखाई दे रहा है, दिस इज गल्फ ऑफ उराबा एंड दिस इज गल्फ ऑफ डेरियन, ठीक है। तो इस लोकेशन को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये एक छोटी इमेज है, मैं आपको इसको पूरा जो बड़ा गूगल मैप है उसमें भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको, मैं अगर आपको इसको ऐसे दिखाऊँ पहले पूरा, दिस इज़ योर साउथ अमेरिका, है ना। यहाँ से फिर आप ये सेंट्रल अमेरिका और इधर मैक्सिको की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा दिस इज़ कोलंबिया एंड दिस वन इज़ योर पनामा,
ठीक है। तो ये जो कोलंबिया और पनामा का ये जो बॉर्डरिंग एरिया है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है डेरियन नेशनल पार्क, तो यही वो डेरियन नेशनल पार्क है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा दिस इज़ योर पैसिफिक ओशियन। इसके बाद यहाँ पर जो ये पनामा के पास ये वाला रीजन है, दिस इज़ योर गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है, ये पनामा की खाड़ी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर का रीजन है, दिस इज़ योर कैरेबियन सी। यहाँ पर पड़ता है आपका गल्फ ऑफ डेरियन, और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक रीजन दिख रहा है आपको इस तरीके का, ये वाला, दिस इज़ योर गल्फ ऑफ उराबा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, गल्फ ऑफ उराबा, गल्फ ऑफ डेरियन, गल्फ ऑफ पनामा, दिस इज़ योर पनामा, दिस इज़ कोलंबिया, और इनके बॉर्डर पर लाई करता है क्या, डेरियन गैप या फिर डेरियन नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेरियन गैप रिसेंटली सीन इन न्यूज़ और डेरियन नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कहाँ पर है, किसके बॉर्डर में है, तो वो आप यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो यही आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपको बताया, आज के 4 आर्टिकल्स हैं और कल के 3 आर्टिकल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है आज का, बट हम इसको अच्छे से देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके देखना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी आर्टिकल की बात करेंगे, ये वाला। आज के आर्टिकल्स देखते हैं पहले और उसके बाद फिर जो कल के हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि फेलियर टू इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट विल मेक इट इलीगल, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसको उसकी गिरफ्तारी का आधार या जो अरेस्ट के ग्राउंड्स हैं वो नहीं बताए जाते हैं, वो इन्फॉर्म नहीं किए जाते हैं, तो इस आधार पर कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए हैं, इस बेसिस पर जो अरेस्ट किया गया है वो इलीगल या गैरकानूनी या अवैध हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है आर्टिकल, या आई होप आपको इतना में दिख रहा होगा, चलो थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करते हैं। देखो आर्टिकल 22 के क्लॉज 1 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। द रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन्फॉर्म एन अरेस्टेड पर्सन अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज नॉट अ फॉर्मेलिटी बट अ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट एंड फेलियर टू डू सो विल रेंडर द अरेस्ट इलीगल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंतर्गत, हमारे संविधान का आर्टिकल 22 क्लॉज 1, उसमें जो ये चीज़ मेंशन की गई है कि अरेस्टेड पर्सन को उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कि किस आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो उसको इन्फॉर्म करना है, और ये ऐसा इन्फॉर्म करना या ये जो रिक्वायरमेंट है ये महज एक औपचारिकता या फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा मैंडेट की गई है कि हाँ ऐसा करना अनिवार्य है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो अरेस्ट है दैट विल बी रेंडर इलीगल, तो अरेस्ट जो है वो बन जाएगा अवैध या इलीगल, ठीक है। तो यहाँ पर होल्डिंग अ मेंस अरेस्ट बाय हरियाणा पुलिस इलीगल फॉर नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन एंड ऑर्डरिंग हिज इमीडिएट रिलीज। तो यहाँ पर यह मामला ये था कि एक हरियाणा के आदमी को हरियाणा की एक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और उन्होंने इस प्रोविज़न का, मतलब पुलिस ने इस प्रोविज़न को जो है वो फॉलो नहीं किया, जो आर्टिकल 22(1) का प्रोविज़न है कि आपको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको एज सून एज पॉसिबल जो है या एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो इन्फॉर्म करने हैं, तो वो फॉलो नहीं किया गया। और ये ऑर्डर देते हुए कि उस व्यक्ति को जो है वो तुरंत छोड़ा जाए, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जस्टिस AS ओका एंड जस्टिस NK सिंह ने ये कहा है कि आर्टिकल 22 इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि किस हेडिंग के अंतर्गत है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकारों की बात है यहाँ पर पार्ट 3 में। तो इसलिए ये हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है या फिर कस्टडी में डिटेन किया गया है कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एज सून एज पॉसिबल जो है वो बताए जाएं। अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो इन्फॉर्म नहीं किए जाते हैं एज सून एज मे बी आफ्टर द अरेस्ट, इट वुड अमाउंट टू अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द अरेस्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 22(1), ठीक है। तो कोर्ट ने यही साफ शब्दों में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, कस्टडी में डिटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको उसका आधार कि किस आधार पर उसको डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, वो नहीं बता रहे हैं, तो ये उस व्यक्ति का आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट उस व्यक्ति को गारंटीड है उसका उल्लंघन है, उसका वायलेशन है। और साथ ही साथ इट विल ऑल्सो अमाउंट टू डिप्राइविंग द अरेस्टी ऑफ हिज लिबर्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 22(1) का तो वायलेशन है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये उस व्यक्ति की जो लिबर्टी है,
जो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन है, ठीक है। और अगर ये लिबर्टी का वॉयलेशन है तो दिस इज ऑल्सो द वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर एक कंकरिंग सेपरेट जजमेंट लिखते हुए जस्टिस सिंह का ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल requirement for communicating the grounds of arrest to be purposeful is also required to be communicated to the friends, relatives or such other persons of the accused as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information as provided under article 50A of the CRPC। कि मतलब जो ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करने हैं वो उस व्यक्ति को तो बताने ही बताने हैं, साथ ही साथ उस व्यक्ति के जो फ्रेंड्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, या ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया हो कि अगर मैं अरेस्ट हो रहा हूं तो आप मेरी गिरफ्तार होने की जो जानकारी है वो मुझे तो दे ही दें कि किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है, और साथ ही साथ जो मेरे सगे संबंधी हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको वो नॉमिनेट करता है उसको भी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। ये आपका जो CRPC है उसके सेक्शन 50A में दिया गया है ये बात, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो राइटिंग फॉर द बेंच, यानी कि बेंच के लिए जो फैसला लिखा गया उसमें जस्टिस AS ओका, दैट इज अभय एस ओका का ये कहना है कि द रीजन इज दैट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 21 नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देयरफॉर व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट अ वारंट and the grounds of arrest are not informed to him as soon as may be after the arrest, it will amount to the violation of his fundamental right guaranteed under article 21 as well। वही मैंने आपको बताया, क्योंकि उनका यही कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और उसको अगर उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए जाते हैं तो वो उसके आर्टिकल 22(1) का वायलेशन तो है ही है ना। एक्सप्लिसिट तरीके से 22(1) में वो प्रोविजन दिया गया तो उसका तो वायलेशन है ही है, लेकिन इम्प्लिसिट तरीके से वो कहीं ना कहीं उसकी लिबर्टी के साथ भी आप वायलेशन, मतलब उसकी लिबर्टी को भी आप डिप्राइव कर रहे हैं, और जब आप उसकी लिबर्टी को डिप्राइव कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 एज वेल, जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को गारंटी करता है। तो इन अ गिवन केस इफ द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 22 इज नॉट फॉलोड while arresting a person or after the arresting a person, it will also violate the fundamental right to liberty guaranteed under article 21 and the arrest will be rendered illegal। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरीके से फ्रेम किया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको नहीं बताए जा रहे हैं एज सून एज मे बी पॉसिबल, तो दिस इज द वायलेशन ऑफ विच आर्टिकल्स, आर्टिकल 22 का वायलेशन है, 22 स्पेसिफिक 1 का, और साथ ही साथ आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, मतलब अगर आपने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा, आपको ये चीज़ नहीं पता है, तो प्रॉब्लम क्या होगा। आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, लेकिन आपने आर्टिकल 22 तो पता है आपको, तो आप ये कह सकते हैं कि 22 का वायलेशन तो है ही है, बट आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो। बट ये चीज़ अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, तो आर्टिकल 21 का भी वायलेशन है। ठीक है, मैं इस तरीके के आर्टिकल्स के ऊपर जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी बात बोलता है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। ठीक है, ये ट्रेंड रहा है इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल, साथ ही साथ जो CDS वगैरह का एग्जाम होता है वहाँ पर भी इस तरीके के पास में क्वेश्चंस देखे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और उनकी जो डायरेक्ट वर्डिंग्स या जो डायरेक्ट लाइन्स होते हैं उन्हीं को स्टेटमेंट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ नॉट ओनली आर्टिकल 22 क्लॉज 1 बट ऑल्सो द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, और यहाँ पर यह लिखा गया है कि वंस द अरेस्ट इज हेल्ड टू बी विशिएटेड द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट रिमेन इन कस्टडी इवन फॉर अ सेकेंड। और एक बार अगर अरेस्ट जो है उसको विशिएट कर दिया गया, मतलब गिरफ्तारी को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, तो पर्सन जो है वो कस्टडी में एक भी सेकेंड के लिए नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पुलिस जो है उनको राइट ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड विद द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इसको बैलेंस करना है कि मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके अधिकार और जो समाज के हित हैं उनके बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना ज़रूरी है। इसलिए पुलिस को जो है वो स्क्रप्सलेसली कंप्लाई करना होगा विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के जो भी रिक्वायरमेंट्स या ज़रूरतें हैं उनके साथ बहुत केयरफुली कंप्लाई करना होगा पुलिस को। The bench said that filing of charge sheet and order of cognizance will not validate an arrest which is per se unconstitutional।
being violative of आर्टिकल 22, 21 एंड 22(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि किसी भी गिरफ्तारी को जो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22(1) को फॉलो नहीं करने की वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या गैर संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसको इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि हमने इस गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट फाइल कर दी है ना, या ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस हो गया है, तो उसके आधार पर वो गिरफ्तारी क्या है, वैलिडेट नहीं की जा सकती। वी कैन नॉट टिंकर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22। तो अंडर आर्टिकल 22 जो सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, हम उसके साथ टिंकरिंग या उसके साथ किसी तरीके की भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने साफ साफ कहा है। और यहाँ पर यह भी क्लैरिफाई किया गया है that the fact that the arrest will be vitiated by non-compliance of Article 22(1) will not vitiate the investigation, charge sheet and trial। कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को विशिएट किया गया है, गिरफ्तारी को रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है कि इस आर्टिकल को फॉलो नहीं किया गया उस बेसिस पर, लेकिन उससे इन्वेस्टिगेशन यानी कि जो जांच है, जो चार्जशीट फाइल होनी है और जो उस व्यक्ति के खिलाफ केस चलना है, जो ट्रायल होना है, वो विशिएट नहीं होता है। द ओनली कंडीशन इज कि आप उस व्यक्ति को क्या है, गिरफ्तार नहीं कर सकते, या गिरफ्तार आपने कर लिया और आपने उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया, दैट मीन्स आर्टिकल 22(1) फॉलो नहीं हुआ, तो उसको आप तुरंत आपको रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि अरेस्ट विल बिकम इलीगल। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति, अगर आपने उसको किसी केस में पकड़ा है, आरोपी बनाया है, एक्यूज बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी जांच करना बंद कर दे। पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है। अगर पुलिस को उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं तो वो चार्जशीट भी फाइल कर सकती है, उसके ऊपर केस भी चला सकती है। दैट इज ऑल दैट कैन बी डन। द ओनली थिंग इज कि 22(1) का अगर वायलेशन हो रहा है या इसको फॉलो नहीं किया गया है तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब अरेस्ट करने के बाद आपको रिलीज करना पड़ेगा बिकॉज द अरेस्ट विल बिकम इलीगल। दैट इज द फैक्ट। समझ गए बात? क्लियर है? चलो, तो वी आर डन विद द फर्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड वन। तो इसको आप लोग पॉलिटी में ही लेंगे, है ना, फंडामेंटल राइट्स का इशू है, आर्टिकल 21, 22 की बात की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की गई है पुश फॉर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, वाई आरबीआई हैज कट द रेपो रेट। ठीक है, देखो आरबीआई की जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसने फ्राइडे यानी कि कल के दिन जो रेपो रेट है, रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, जिस तरीके के रेट्स पर आरबीआई अदर बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, लेंडिंग करता है, उस पर 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी करते हुए जो रेपो रेट अभी तक 6.5% था, उसको कम कर दिया गया है 6.25% पर। ठीक है, और आरबीआई ने लगभग पिछले 5 सालों में पहली बार जो है वो रेपो रेट में गिरावट की है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके के आर्टिकल्स का मैं आपको सिग्निफिकेंस ये बताऊं आपको, मतलब जैसे इस तरीके की मैंने बताया ना कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 6 मेंबर्स की, उनकी जो बैठक है, जो मीटिंग है, वो हर 2 महीने में होती है, बाय मंथली वो लोग मीट करते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पिछले लगभग 5 सालों से इस तरीके का फैसला नहीं लिया गया था, और ये जो रेपो रेट बढ़ाया गया था ये कोविड वगैरह के बाद बढ़ाया गया था। बट अगर ये फैसले फ्रीक्वेंटली भी लिए जाते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है। हाँ, तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके की मीटिंग्स तो बाई मंथली होती हैं। हालांकि इन्होंने पिछले 5 सालों से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया था, बट अगर लिया जाता है तो वी डोंट हैव टू ट्रैक देम ऑन दैट मीटिंग्स के बेसिस पर कि हर मीटिंग में क्या फैसला लिया जा रहा है, कब कितना रेपो रेट बढ़ाया गया, कितना कम किया गया। द ओनली थिंग इज़ कि, या द ओनली रीज़न इज़ कि वाई आई एम कवरिंग दिस आर्टिकल, वो ये है कि इस तरीके के आर्टिकल्स में आपको कुछ कंसेप्ट मिलते हैं, ठीक है, और उन कंसेप्ट के बेसिस पर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्हीं की मैं आगे यहाँ पर बात करूँगा, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पिछले 5 सालों में ऐसा फैसला पहली बार लिया गया है। अब इस फैसले से होगा क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, कि जिन ब्याज दरों पर, जिन इंटरेस्ट रेट्स पर जो बाकी बैंक्स हैं अदर देन आरबीआई जो पब्लिक को पैसा लेंड करते हैं, उसमें कमी आएगी। और साथ ही साथ जो लोग होम और पर्सनल लोन्स लेते हैं और उसकी जो ईएमआई देते हैं, दैट इज़ इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, उसमें कुछ कमी आएगी। ठीक है। अब आरबीआई ने रेपो रेट कम क्यों किया है? तो आरबीआई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेपो रेट कम करने से होगा क्या, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेसेस के लिए पैसा बोरो करना, अगर उनको पैसा बोरो करना है, उधार लेना है या लोन लेना है, तो वो सस्ता हो जाएगा, है ना। तो उससे होगा क्या कि अगर बोरोइंग सस्ती होगी तो ज़्यादा लोग एक तो लोन ले सकते हैं, दूसरा चीज़ उनको चुकाना कम पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, तो उससे स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा। और आरबीआई यही उम्मीद कर रहा है कि इससे अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन होंगे और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन भी बढ़ेंगी। और साथ ही साथ रेट कट जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और ग्रोथ इन्फ्लेशन वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ एज इन्फ्लेशन इज़ विद इन द आरबीआई टारगेट रेंज। और इससे जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो महंगाई अभी है वो आरबीआई की टारगेट रेंज में है। ठीक है। आरबीआई की टारगेट रेंज क्या है इन्फ्लेशन को लेकर? 4% ±2%, है ना। यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में ये जो 4% का आप एक तरीके से कह सकते हैं गैप है, वो आरबीआई का टारगेट रेंज है फॉर द इन्फ्लेशन। और दिसंबर 2024 की अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें तो ये लगभग 5.2% के आसपास है ना। तो उसके गैप में है। तो इसलिए रेट बढ़ाने से प्राइस स्टेबिलिटी भी आ सकती है और साथ ही साथ ग्रोथ जो है उसमें भी सपोर्ट मिल सकता है। अब ये जो रिडक्शन किया गया है, जो कमी की गई है रेपो रेट में, ये अलाइन करती है इंडिया को विद द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। क्योंकि दुनिया में कई सारे ऐसे सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने इस तरीके की एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया है। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी या एकोमोडेटिव स्टांस इन द मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि व्हेन द सेंट्रल बैंक ट्राइज टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट, कि मार्केट में वो लिक्विडिटी को जब बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा घूमे, तो वो आरबीआई वो इस तरीके के जो भी फैसले लेते हैं उसको कहा जाता है एकोमोडेटिव स्टांस या एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। तो मार्केट में ज़्यादा पैसा कब घूमेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। लोग ज़्यादा खर्च कब करेंगे? जब उनके हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, जब वो ज़्यादा लोन लेंगे, बोरोइंग्स करेंगे, तभी। तो इसलिए दैट इज़ नोन एज एन एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस। ठीक है। अब इसका क्या असर होगा? जो रेपो रेट कम किए गए हैं आरबीआई के द्वारा, इसका इम्पैक्ट या असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि सारे के सारे जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स हैं, दैट इज़ ईबीएलआर, यानी कि ये वो लेंडिंग रेट्स होते हैं जिनको बैंक्स जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क्स जैसे कि रेपो रेट उनके आधार पर फिक्स करते हैं, तो वो 25 बेसिस पॉइंट्स कम आ जाएंगे। और इससे होगा क्या कि जो बोरोवर्स हैं, यानी कि जो लोग उधार ले रहे हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ उनकी ईएमआई जो वो लोग देते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन या किसी भी और तरीके के लोन्स पर, वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो ईबीएलआर होता है, दैट इज़ एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, इसमें देखो होता क्या है, सीधी सी बात ये है, आप ये समझो, रेपो रेट क्या है कि जिस रेट पर बैंक्स जो है वो आरबीआई से उधार लेते हैं या आरबीआई और बैंक्स को उधार देता है। अब बैंक्स के पास जो पैसा है, यानी कि बैंक्स जो आम पब्लिक में पैसा घुमाती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो पैसा मतलब एक तो लोगों की डिपॉजिट्स होती है, जो लोगों ने पैसा जमा किया है ना, उसी पैसे को बैंक्स और उनके साथ मतलब और लोगों के बीच में एज अ लोन घुमाता है ना, वो ऐसे ही ट्रांजेक्शन चलता है। और दूसरी बात यह है कि आरबीआई से भी पैसा उधार लिया जाता है। तो अगर वो आरबीआई से कुछ पैसा उधार ले रहा है, लेट से 5% पर उधार ले रहा है,
ठीक है, तो यानी कि अगर उसने 100 रुपया आरबीआई से उधार लिया है, इसको अगर हम थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ कुछ लिख के समझें, ठीक है, मैं आपको इसको कुछ, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। देखिए, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर रेपो रेट, लेट से द रेपो रेट इज 5%, ठीक है, जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर रेपो रेट 5% है, तो आरबीआई से जो बैंक्स को पैसा मिल रहा है, आरबीआई से बैंक्स को जो पैसा मिल रहा है वो 5% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, ठीक है। यानी कि कोई बैंक अगर 100 रुपये लोन लेता है फ्रॉम दी आरबीआई, 100 रुपया लोन लिया है उसने कहाँ से, फ्रॉम दी आरबीआई, तो उसको बदले में आरबीआई को कितना वापस देना पड़ेगा, 105 रुपये, क्योंकि 5% का रेपो रेट है ना। अब बैंक्स ने अगर आरबीआई से उधार लिया है तो 5% के रेपो रेट पर वो लौटाएगा। अब सीधी सी बात है कि बैंक अगर इसी 100 रुपये को जो उसने आरबीआई से उधार लिया है उसको 105 रुपये आरबीआई को वापस करना है, और इसी 100 रुपये को अगर वो बैंक क्या करता है, एज अ लोन किसी को देता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसको 6%, 7% इतने पे घुमाएगा, है ना। सो दैट कि इस 100 रुपये पर उसको वापस कितना रुपया मिल जाएगा, 106 रुपये, और उस 106 रुपये में से वो 105 रुपये आरबीआई को दे देगा, और वो जो बाकी बचा हुआ 1 रुपया रहेगा वो क्या रहेगा उसका, वो 1 रुपया जो रहेगा दैट विल बी द बैंक्स प्रॉफिट, या उसको बैंकिंग टर्म्स में एक मतलब उसमें एक टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड होता है दैट इज नोन एज स्प्रेड, उसको बोलते हैं स्प्रेड, समझ गए। तो जो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स हैं, मतलब वो रेट्स जिनके आधार पर बैंक लोन दे रहा है कस्टमर्स को, वो कहलाता है ये वाला रेट। और ये रेट किस आधार पर डिफाइंड है, इस आधार पर, अगर ये कम करेगा आरबीआई तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बैंक्स हैं वो इस रेट को भी कम कर देंगे, ताकि जो इस रेट में कमी आई है, जैसे रेपो रेट में अगर कमी आई है तो ये एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट जो है इसको कम कर दिया जाएगा, सो दैट कि जो फायदा है वो किसको मिले, कस्टमर को। कस्टमर अगर 100 रुपये का कोई लोन ले रहा है तो उसको कम पैसा वापस चुकाना पड़े, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ गए, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी गई है कि लेंडिंग रेट्स जो बैंक के द्वारा सेट किए जाते हैं इस आधार पर, उसका भी फ़ायदा लोगों को मिलेगा। इसके बाद आगे लिखा गया है कि लेंडर्स में ऑल्सो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स दैट आर लिंक टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, कि उन लोन्स के ऊपर भी जो MCLR के बेस पर होते हैं उन पर भी इंटरेस्ट रेट बैंक्स कम कर सकते हैं। MCLR बेस्ड लेंडिंग रेट्स क्या होते हैं, मिनिमम लेंडिंग रेट बिलो विच अ बैंक इज़ नॉट अलाउड टू लेंड, यानी कि ये मिनिमम लेंडिंग रेट होता है कि जिससे कम बैंक्स जो हैं उनको लेंड करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसके इंटरेस्ट रेट्स पर भी कमी आ सकती है। इसके बाद आगे लिखा है कि लोअर रेपो रेट के कई सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। लोअर रेपो रेट के कई सारे फ़ायदे हैं कि इससे एक तो क्या हो सकता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि लोन सस्ते हो सकते हैं, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो सकता है खर्च करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है, या एक डाउन साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। वो क्या है कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया मार्केट में, है ना, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो लोग ज़्यादा उधार ले सकते हैं, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ सकता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ सकती है, लिक्विडिटी बढ़ सकती है। तो व्हेन द सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, लेट अस अज्यूम कि सप्लाई जो है वो मार्केट में किसी भी चीज़ की कांस्टेंट है, लेकिन लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आने की वजह से क्या हो गया है, डिमांड बढ़ गई है ना। तो डिमांड सप्लाई के बीच में जैसे ही गैप बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है। और इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द इंटरेस्ट अर्नड ऑन सेविंग्स मेकिंग इट लेस अट्रैक्टिव फॉर इंडिविजुअल टू सेव। अब यहाँ पर एक और इशू है कि लोग जो
बैंक्स में पैसा रखते हैं, है ना, सेव करते हैं, जैसे एफडी वगैरह करवाते हैं, तो उस पर भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहाँ कम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि बैंक आपको यहाँ भी पैसा कम देगा, है ना। बैंक पैसा आपको जो आप सेव कर रहे हैं उस पर पैसा कम देगा, तो इसलिए लोगों के लिए सेव करना भी कम अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि उनको जब पैसा कम मिलेगा तो वाई वुड दे सेव। ठीक है, नोटेबली आरबीआई का जो डिसीजन है रेपो रेट कम करने का, वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इन्फ्लेशन के ऊपर, या इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, या जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। बाकी आरबीआई ने जो है वो हमारे जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी प्रेडिक्शन किया है ना। इन्होंने ये बोला है कि 2025-26 के लिए 6.7% की ग्रोथ के आसपास रह सकती है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्शंस वगैरह दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैंने आपको इसीलिए बताया कि इस तरीके के आर्टिकल्स में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट, तो वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। ठीक है, तो इसको आप लोग जो आपका ये वाला टॉपिक होता है इकोनॉमी में, मनी एंड बैंकिंग, जहाँ पर हम लोग आरबीआई के बारे में बात करते हैं और ये इस तरीके के जो रेपो रेट्स वगैरह होते हैं, ये बेसिकली आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, मॉनेटरी पॉलिसी में आप जो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करते हैं उसका पार्ट है, तो वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अब हम लोग बजट को बियॉन्ड द टैक्स ब्रेक, यानी कि जो टैक्स में छूट दी गई है कि 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स, 12 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको कोई भी इनकम टैक्स या आयकर नहीं भरना होगा, उसके बियॉन्ड जाके बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर यूनियन बजट जो आया है 2025-26 का, इसने मैसिव 1 लाख करोड़ यानी कि 1 ट्रिलियन का रिलीफ या 1 लाख करोड़ की राहत दी है इनकम टैक्स पेयर्स को, इस उम्मीद में कि जो पैसा उनके पॉकेट्स में है यानी कि उनकी जेब में है, उससे कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 6% से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ाने की बात मैंने आपको जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे बताया था उस दिन मैंने बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार जो मेन थीम है वो यही है कि किस तरीके से जो कंजम्पशन डिमांड है, जो उपभोक्ता की मांग है, वो बढ़ाई जाए। क्योंकि कंजम्पशन डिमांड बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोगों ने देखा कि वो काफ़ी कम हो रहा है, और उसके पीछे रीज़न मैं आपको पिछले 1 साल से ये बात कई बार बता चुका हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। ठीक है, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि लोगों के हाथ में पैसा बच नहीं रहा है और दे आर नॉट अर्निंग, वो कमा ही नहीं रहे हैं, तो पैसा उनके हाथ में आएगा कहाँ से। अनएम्प्लॉयमेंट भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ना। बट उस पर ना जाते हुए अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो सरकार ने ये फैसला लिया है कि लगभग 1 लाख करोड़ का इससे लोगों को राहत होगी कि 12 लाख तक की आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना होगा, तो उससे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि लोग ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, तो कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी विल ग्रो। क्योंकि डिमांड अगर बढ़ रही है तो जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो अपने जो कैपेसिटीज़ हैं उसको एक्सपेंड करेंगे, लोगों को ज़्यादा हायर करेंगे, तो उससे पूरी की पूरी जो एक इकोनॉमिक साइकिल में एक तरीके से स्टैग्नेशन सा बना हुआ है वो ठीक हो जाएगा, है ना, वो स्टैग्नेशन रिवाइव हो जाएगा। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। अब गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकती है, थ्रू देयर टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़, इसी को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, है ना। तो लेस अगर कोई टैक्स दे रहा है तो कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए, और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रिगर होगी, बढ़ेगी। और प्रोडक्टिव एसेट्स के ऊपर अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने के ऊपर अगर खर्च किया जाता है, तो जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू स्पेंडिंग ऑन एवरीडे एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज, दैट इज करंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे भी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ होता है। यानी कि जीडीपी ग्रोथ दो तरीके से इन्होंने बताया है। एक तो अगर जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, जैसे अभी आपको कुछ दिनों पहले याद होगा हमने जीडीपी ग्रोथ को लेकर बात की थी, और वहाँ पर हमने ये बात की थी कि किन किन फैक्टर्स या किस किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो जिसमें मैंने आपको एक एक्सपेंडिचर मेथड बताया था, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स थे। उसमें से एक कंपोनेंट ये था, है ना, जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो आम जनता पैसा खर्च करती है वो, उसमें एक खर्चा होता है सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर,
कि सरकार जो इस तरीके के प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने के ऊपर पैसा खर्च करती है, कैपेक्स जिसको हम कहते हैं, कि सरकार ने सड़कें बना दी, हाईवेज बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, है ना, और अस्पताल खोल दिए, ये स्कूल्स बना दिए, इस तरीके के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर खर्च किया जाता है उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक होता है सरकार की तरफ से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो लोगों की सैलरीज वगैरह देने में और पेंशन्स वगैरह देने में जो पैसा खर्च होता है वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत, है ना। और एक होता है आपका जो हमने देखा था उसका कंपोनेंट क्या, जो आपका नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो। और हमारा तो उसमें वैसे भी नुकसान है क्योंकि इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर है ना। तो हमने ये 4 कंपोनेंट्स की बात की थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ 2 तरीके से हो सकता है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, कैसे, लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा है वो खर्च कर रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है उससे, और साथ ही साथ अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च किया जाता है, यानी कि खर्च किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये बता रहे हैं। अब यहाँ पर लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका जो मतलब ये जो फिस्कल इम्पल्स है वो डिसअपॉइंटिंग है। देखो फिस्कल इम्पल्स का मतलब क्या है वो समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सरकार ने इस साल के बजट में ये दोनों चीज़ें की है ना। एक तो लोगों को टैक्स में छूट दी है कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, और साथ ही साथ सरकार ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट भी बढ़ाया है। 10% के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ाया है, और वो 11.21 लाख करोड़, ठीक है, लगभग आपका जो बजट है इस साल का, सरकार ने जो मतलब टोटल बजट में खर्चे की बात की है वो लगभग 50 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। उसमें से 11.21 लाख करोड़ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा गया। हम लोगों ने बात की है ना, जो बजट सीरीज़ हमारी चल रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो हमारी बजट सीरीज़ चल रही थी उसमें हम 4-5 वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, बल्कि बचे हुए 4-5 वीडियो आई विल ट्राई कि कल मैं उसको पोस्ट कर दूं संडे को दिन, है ना, क्योंकि इस वीक में थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिला। आई विल ट्राई कि मैं उसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है, मैं कंप्लीट करूंगा, टेंशन ना लें। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि सरकार ने इस बार के बजट में दोनों चीज़ें की, लेकिन जब हम बजट के नंबर्स का इंस्पेक्शन करते हैं तो उससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि ह्यूज टैक्स देने के बावजूद जो इसका ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट है, जिसको फिस्कल इम्पल्स कहा जा रहा है, वो या तो नेगेटिव है या फिर बहुत ही ज़्यादा अगर हो गया तो इट विल बी न्यूट्रल। यानी कि जो सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ा रही है या टैक्स में छूट दे रही है, इसका ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, उसको डिफाइन किया गया है एज अ फिस्कल इम्पल्स। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि फिस्कल इम्पल्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज व्हाट, कि फिस्कल इम्पल्स का मतलब क्या है ना। तो फिस्कल इम्पल्स का मतलब है कि सरकार किसी भी सेक्टर में जो पैसा खर्च कर रही है उससे उस सेक्टर पे कितना असर पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज फिस्कल इम्पल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर सरकार ने वही बताया कि जो टैक्स कट किया गया है या फिर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट बढ़ाया है उसके पीछे मेन रीज़न या मेन जो इंटेंट है वो क्या है सरकार की, वो है जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना, है ना, टू इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ। लेकिन उसका असर जो है वो या तो नेगेटिव हो सकता है कि मतलब जितना सरकार छूट दे रही है या जितने फ़ायदे दे रही है या जितना अपना खर्चा बढ़ा रही है उससे हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट उतनी ज़्यादा ना बढ़े, और एट बेस्ट वो न्यूट्रल असर हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी है दैट इज़ HSBC, उसने जो एनालिसिस की है उसमें ये सजेशंस मिलते हैं कि इस बजट का जो फिस्कल इम्पल्स है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, दिस रिमेन्स ट्रू इवन आफ्टर द इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इज फैक्टर्ड इन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसको भी अगर हम ले लें और उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है बट उसको भी अगर हम काउंट कर लें तब भी ये बात ट्रू है कि ये जो फिस्कल इम्पल्स होगा इन मेजर्स का, ये जो कदम उठाए गए हैं उनका, वो नेगेटिव होगा। ऐसा यहाँ पर HSBC जो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च एजेंसी है उसका कहना है। इसके बाद एक और रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम है नोमुरा, उसने ये कहा है कि इन द नियर टर्म वी सी द बजट एज लार्जली न्यूट्रल फॉर द ग्रोथ, कि हम नियर टर्म्स में, कि मतलब बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहे हैं बट निकट समय में, निकट भविष्य में जो ये बजट का असर है ये ग्रोथ के ऊपर न्यूट्रल रहेगा।
ठीक है, कि मतलब इस बजट से ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसने ये भी कहा है कि आवर एस्टिमेट सजेस्ट अ मिनिमल फिस्कल इम्पल्स टू ग्रोथ। ठीक है, कि इस जो ये फायदे दिए गए हैं उससे ग्रोथ पर जो फिस्कल इम्पल्स आएगा वो बहुत कम होगा, मिनिमल होगा, ठीक है, या फिर न्यूट्रल होगा। तो ये जो डेटा है बेसिकली एचएसबीसी और नोमुरा का, वो ये दिखाता है कि नेगेटिव या न्यूट्रल फिस्कल इम्पल्स होगा इन मोस्ट ऑफ द ईयर्स फॉलोइंग द कोविड-19 पेंडेमिक ईयर ऑफ 2021, है ना। यानी कि एचएसबीसी और नोमुरा जो ये एजेंसीज हैं, रिसर्च एजेंसीज, इनका जो डेटा है वो ये दिखाता है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद जो 2020-21 का वर्ष था, उसके बाद के जितने भी साल रहे हैं, ज़्यादातर वर्षों में जो बजट का इम्पल्स रहा है, फिस्कल इम्पल्स, वो या तो नेगेटिव रहा है या न्यूट्रल रहा है। इसका मतलब यही है कि जो पोस्ट कोविड ईयर में इकोनॉमिक रिकवरी हुई है इज हैज़ हैड लिटिल टू डू विद एनी इम्पेटस प्रोवाइडेड बाय द यूनियन बजट फॉर दीज ईयर्स। कि यानी कि जो पोस्ट कोविड के बाद रिकवरी हुई है उसको लेकर सरकार जो बातें करती है कि हमने बजट में ये योजनाएं लेके आए उसकी वजह से रिकवरी हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा इन डेटा एजेंसीज, जो रिसर्च एजेंसीज के डेटा है उससे पता लगता है। ठीक है, अब बजट प्रायोरिटीज़ ओवर द ईयर्स की अगर हम बात करें तो मतलब सरकार की बजट में क्या प्राथमिकताएं रही हैं, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है टेबल में उसकी बात हो रही है। उसमें हमें ये समझना है कि द रेट एट विच द इकोनॉमी ग्रू both at the overall GDP as well as the incomes and expenditure of the average Indian and of the corporate sector, and compare it with the rate at which the union budget, essentially the size of the central government expenditure and its key components grew over the past 10 years. ठीक है, मतलब ये यहाँ पर ये इस टेबल के जरिए जो डेटा दिया गया उसमें ये बता रहे हैं कि एक तो सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, ठीक है, और उसके जो बाकी की कंपोनेंट्स हैं उनमें पिछले 10 सालों में क्या इंक्रीमेंट हुआ है, कि सरकार ने पिछले 10 साल पहले कितना खर्च किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर या बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें, और अब कितना खर्च कर रही है, तो उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है। और दूसरी चीज़ कि जो ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ रेट रहा है वो 10 साल पहले कितना था जब सरकार इतना खर्च करती थी, और आज जब सरकार इतना खर्च कर रही है तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है। और दूसरी चीज़ कि जो लोगों की इनकम और लोगों का जो एक्सपेंडिचर है, कि लोग जब जीडीपी ग्रोथ रेट इतना हो रहा था, सरकार इतना खर्च कर रही थी, तो लोगों के पास कितना पैसा जा रहा था, कितनी उनकी इनकम थी, कितना वो खर्च कर पा रहे थे, और आज की डेट में वो क्या कितना खर्च कर पा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, तो वो यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2015 का जो डेटा है दैट इज़ FY15, मतलब 14-15 को बेस लिया गया है। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको पहले ये टेबल दिखाऊंगा। अगर इस तरीके की टेबल है, ठीक है, सारा का सारा डेटा इन लाख करोड़ में दिया गया है 2014-15 और 24-25 का डेटा। तो नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया, एक एवरेज इंडियन की नॉमिनल जीडीपी कितनी है, कितना वो है एक एवरेज इंडियन खर्च करता है, कॉरपोरेट की सेल्स कितनी है, कॉरपोरेट का प्रॉफिट कितना है आफ्टर द टैक्स, यूनियन बजट का साइज़ क्या है, और बजट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में कितना खर्च किया गया है बजट के अनुसार, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कितना खर्च किया गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ऊपर कितना खर्च किया गया, एमजी नरेगा स्कीम के ऊपर कितना खर्च किया गया, फूड सब्सिडी के ऊपर कितना खर्च किया गया, बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना किया गया, और बजट मतलब एज अ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी या फिजिकल डेफिसिट जो सरकार का है वो कितना है। तो उन सब के बेसिस पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 2014-15 का जो बजट था, जो नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट था, वो हालांकि एक फुल फ्लैश बजट नहीं था, क्योंकि इलेक्शन ईयर में पहले एक अंतरिम बजट आता है, उसके बाद फुल फ्लैश बजट आता है जुलाई के महीने में, है ना। तो ये उस समय बजट आया था, और कॉरपोरेट सेल्स और प्रॉफिट्स का जो डेटा है वो सिर्फ 2023-24 तक का अवेलेबल है, और सारे डेटा जो हैं वो 1 लाख मतलब लाख करोड़ में दिए गए हैं, ताकि जो ये 1 लाख करोड़ के अभी टैक्स में छूट दी गई है उसके साथ आप उसको कंपेयर कर सकें। तो यहाँ से जो की टेक अवेज निकल के आ रहे हैं इस टेबल में से वो ये है कि इंडिया की जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ, मतलब एनुअल जीडीपी है, वो 10% के रेट से ग्रो करी है इन नॉमिनल टर्म्स, मतलब नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जिसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी का मतलब क्या है, व्हाट इज़ जीडीपी, जीडीपी का मतलब है कि आपके
कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। अब वो वैल्यू इस टर्म्स में भी बढ़ सकती है व्हेन आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हो, कि या तो वाकई में आपकी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है वो बढ़ गई है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में जो आपका अमाउंट या जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है वो ना बढ़ी हो, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उनके रेट्स बढ़ गए हो, ठीक है। तो जब आप उस इन्फ्लेशन की वजह से जो बढ़े हुए रेट्स हैं, अगर उसके हिसाब से आप जीडीपी और सर्विसेज मतलब ये गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो भी आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब हम इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हैं, इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं, तो जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आता है दैट इज़ इन नॉमिनल टर्म्स, उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो 10% के हिसाब से ग्रो करी ये पिछले 10 सालों में, और उसके कंपैरिजन में जो पर कैपिटा जीडीपी है, यानी कि हर व्यक्ति की जो एवरेज इनकम है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय आप इसको कह सकते हैं, पर कैपिटा जीडीपी, वो सिर्फ 8.9% बढ़ी है, ठीक है। और जो खर्चा है वो 9.5% बढ़ा है, वो इनकम से ज़्यादा बढ़ा है, मतलब जितना आदमी का इनकम नहीं बढ़ी है उससे ज़्यादा आदमी का खर्चा बढ़ा है। और वो क्यों हुआ है ऐसा? वही इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई बढ़ गई है ना। इसके बाद जो यूनियन बजट का साइज़ है, यूनियन बजट का साइज़ मतलब कितना सरकार खर्च कर रही है, वो 11.8% बढ़ा है, जो कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। मतलब जितना हमारी जीडीपी ग्रो नहीं करी है वो भी नॉमिनल टर्म्स में, उससे ज़्यादा सरकार का जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गई है, ठीक। तो इसी वजह से बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि जो हमारा कितना बजट है और कितनी जीडीपी है, जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो वो 2014-15 में FY15 में जहां बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 13% के आसपास था, वो बढ़ के 24-25 में 15% से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन बजट बढ़ गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि बजट अगर बढ़ गया है और जीडीपी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है तो ये परसेंटेज विल इंक्रीज, तो परसेंटेज बढ़ गया है, ठीक है। अब दिस रन्स कॉन्ट्रेरी टू एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द रूलिंग पार्टी स्लोगन्स, ठीक है। जितनी भी रूलिंग पार्टीज रही हैं उनका एक स्लोगन रहा है और वो हमेशा ये बात करते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब ये है कि जो गवर्नेंस है उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम है। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कम से कम है, इसका मतलब क्या कि बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सरकार का बजट बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाली बात यहाँ पर सही साबित नहीं हो रही है। ये जो नारा है, ये जो स्लोगन है, वो सही साबित नहीं हो रहा है। इसके बाद इकोनॉमिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी दैट इज CMIE का डेटा ये दिखाता है कि जहाँ एनुअल सेल्स जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज है, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो नॉन फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनका जो रेट है वो काफ़ी कम बढ़ा है, 4.7% के आसपास उनकी जो ग्रोथ हुई है, ठीक है, जो नॉमिनल जीडीपी से आधे से भी कम है। और उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर उनके प्रॉफिट की हम बात करें तो 18% के आसपास उनका प्रॉफिट एनुअली बढ़ा है। एंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सिचुएशन ऑफ द एवरेज इंडियन एंड द कॉर्पोरेट इंडिया इज स्ट्राइकिंग। तो आप ये देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट है उसका प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वहीं अगर हम एक सामान्य भारतीय की, एक एवरेज इंडियन की बात करते हैं तो उसकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। ऑब्वियस सी बात है कि कॉर्पोरेट का प्रॉफिट अगर इतना बढ़ा है तो दैट मीन्स कॉर्पोरेट की इनकम बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहीं एवरेज इंडियन की स्थिति उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट प्रायोरिटीज़ को अगर हम पूरी तरीके से समझें तो उसके लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि सरकार किस सेक्टर पर कितना खर्च कर रही है और उसकी वजह से उस सेक्टर पर क्या क्या रेट ऑफ ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। हम जैसे एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर्स पर इसको देख सकते हैं। जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जहां 2014-15 में सरकार ने एजुकेशन के लिए 0.69 लाख करोड़ या आप कह सकते हैं कि 69,000 करोड़ खर्च किया था, वो 2024-25 में बढ़ के 1.14 लाख करोड़ हो गया, यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर आती है 5.2% की, ठीक है। और ये फिर भी काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल बजट है वो 11.8% से बढ़ा है
और एजुकेशन में सिर्फ 5.2% का एलोकेशन बढ़ा है। ठीक है, तो ये एजुकेशन की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें ओवर द पास्ट डिकेड द एजुकेशन एलोकेशन फॉर एजुकेशन फेल फ्रॉम 4% टू जस्ट 2.2% ऑफ द बजट। यानी कि अगर हम बजट के जितना मतलब बजट में खर्च किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो जहां पहले बजट का 4% एजुकेशन पर खर्च होता था ओवरऑल, वो अब गिर के 2.2% हो गया है। यानी कि बजट तो ज़्यादा होता जा रहा है ओवरऑल, बट एजुकेशन के ऊपर खर्च कम होता जा रहा है। वहीं स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कौशल विकास की बात करें, तो उसके ऊपर जो एलोकेशन है वो एनुअल रेट ऑफ मोर देन 14% बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल अमाउंट काफ़ी कम है। जो ग्रोथ रेट है वो तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसका जो इनिशियल वैल्यू है वो काफ़ी कम है, तो उस वजह से वो वैल्यू उसमें कम हो रही है। जैसे 1.1 लाख करोड़, यानी कि 1.1 लाख करोड़, सॉरी 0.01 लाख करोड़ जो है वो FY16 में था, और ये 2024-25 में बढ़ के 0.03 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, यानी कि टोटल बजट का ये सिर्फ 0.06% है। तो ग्रोथ रेट तो आप वैसे कहोगे कि ये 3 गुना हो गया है ना। 0.01 लाख करोड़ से 0.03 लाख करोड़ आ गया है। 0.01 लाख करोड़ का मतलब हुआ 1 लाख करोड़, मतलब एक करोड़, सॉरी 1 करोड़। ठीक है, तो ये बढ़ के 3 करोड़ हो गया। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, 0.1 लाख करोड़ का मतलब हुआ 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ से 3000 करोड़ हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया। लेकिन 1000 करोड़ और 3000 करोड़ की अगर मैं बात करूं तो 3000 करोड़ भी जो है वो टोटल बजट का सिर्फ 0.06% है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की बात करें तो उस पर जो स्पेंडिंग है वो एजुकेशन से भी कम है। एलोकेशन जो है वो ओवरऑल साइज ऑफ द बजट के बराबर हुआ है, लेकिन सरकार जितना एक्सपेंड कर रही है यानी कि टोटल बजट का सिर्फ 1.7% है। उसके पीछे भी रीज़न वही है कि वैल्यू कम है उसकी। इसके बाद MG नरेगा की अगर हम बात करें तो इसमें जितना खर्चा मतलब जिस तरीके से हेल्थ में खर्च किया जा रहा है उतना ही इसमें भी खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको टेबल के थ्रू भी ये सारी वैल्यूज़ दिखा दूंगा। इसके बाद फूड सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो कोविड पेंडेमिक के दौरान बढ़ा, लेकिन पिछले पूरे दशक की अगर हम बात करें तो 5.5% ही एनुअली बढ़ा है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया जा रहा है जो कि सरकार का एक हॉलमार्क भी है, तो उसमें लगभग 18% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है, जो कि नॉमिनल बजट या साइज ऑफ द बजट में जो इंक्रीज़ है उससे ज़्यादा है। तो यही सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल है जहाँ पर जो कि सरकार का फास्टर देन द गवर्नमेंट कैपेक्स, मतलब सरकार का जो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स बढ़ा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, उससे ज़्यादा जो चीज़ बढ़ी है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज़ कॉर्पोरेट का प्रॉफिट्स। ठीक है, जो 18% के आसपास ग्रो किया है। और FY25 में अगर हम बात करूं तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर या पूरे बजट का लगभग 20% के आसपास कैपेक्स का टारगेट है। ठीक है, FY25 की बात हो रही है, 24-25 की। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें फिजिकल डेफिसिट की, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ मनी जो सरकार बोरो करती है हर साल अपने खर्चों और अपने जो अर्निंग्स हैं उनके बीच के गैप को कम करने के लिए। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो भी यूनियन बजट की जो ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, 2015 में 14-15 में जहां ये GDP का 1.4% था, 4.1% था, अब ये बढ़ के GDP का 4.8% हो गया है। ठीक है, और सरकार ने कभी भी जो ये रेस्ट्रिक्शंस थे, है ना, कि फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ द GDP होना चाहिए, ये टारगेट बेसिकली आपका जो FRBM एक्ट है ना 2003 का, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें ये बातें कही गई हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% ऑफ द GDP होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। अब ये जो सारा डेटा दिया गया है इसके जो अपशॉर्ट या जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि इस डेटा से ये चीज़ तो क्लियर है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ठीक है, कि देयर इज़ नो फ्री लंच का मतलब है कि आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिल रही है। जब सरकार आपको हिस्टोरिक टैक्स रिलीफ दे रही है, जैसे कि इनकम टैक्स में कट दिया गया है अगले साल के लिए, या कॉरपोरेट के लिए टैक्स कट किए गए थे 2019 में, तो व्हाट इज़ ऑफन इग्नोर्ड आर द कट इन एलोकेशंस टू अदर सेक्टर्स। तो सरकार बेसिकली क्या कर रही है कि और सेक्टर्स में कटौती करके आपको ये फ़ायदे दे रही है, चाहे वो कॉरपोरेट्स को हो या इंडिविजुअल्स को। तो ये चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हाँ हमें टैक्स में बहुत राहत मिल गई है ना, न्यूज़ में भी इसी चीज़ का ढोल बजाया जाता है दिन भर
कि आम आदमी को या उसमें कहा जाता है मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिली है, टैक्स में जो है वो छूट मिल गई है। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि वो किस बेसिस पर हो रही है, या आप कह सकते हैं कि किस चीज़ को कंपनसेट करके ये दिया जा रहा है। जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ का पैसा एलोकेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो क्रोनिकली लो लेवल्स ऑफ बजट एलोकेशंस ऑन एजुकेशन, skill development and health are a case in point, especially at a time when developments in artificial intelligence are seen as potentially threatening India's growth and job prospects। ठीक है, तो जो बजट एलोकेशन लगातार हम लोग देख रहे हैं एजुकेशन में कम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ में कम हो रहा है, तो वो एक वाकई में एक ऐसा मतलब केस बनता है, खासकर ऐसे समय पे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डेवलपमेंट है वो भारत के ग्रोथ और जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए एक खतरा है। अब ये एक ओपन क्वेश्चन है कि वेदर इनकम टैक्स कट्स फॉर दोज अर्निंग 5 to 6 टाइम्स मोर देन द एवरेज इंडियन इज द बेस्ट वे टू यूज टैक्स पेयर्स मनी टू इंसेंटिवाइज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये एक खुला सवाल है कि क्या इनकम टैक्स में छूट देना, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो एक एवरेज इंडियन से 5 से 6 गुना कमा रहे हैं। ठीक है, एक एवरेज इंडियन जहाँ 2 से 2.5 लाख कमा रहा है, तो वहाँ ये उसका 5 गुना 6 गुना कमा रहे हैं, तो उनको छूट देना, क्या ये सबसे अच्छा तरीका है कि टैक्स पेयर के पैसे से आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो नोट वर्दी दैट दिस टैक्स रिबेट इफेक्टिवली श्रिंक इंडियाज टैक्स बेस। ठीक है, ये भी नोट करने वाली बात है कि इससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो टैक्स बेस है, टैक्स बेस मतलब कितने लोग टैक्स पे करते हैं, वो कम हो रहा है। ऐसे समय पर जब ज़्यादा लोगों ने ये आर्ग्यू किया है, कई लोगों ने, कि इंडिया शुड एक्सपेंड इट, इंडिया को जो है अपना टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए ताकि जो टैक्स का बर्डन है वो सबके ऊपर कम पड़े। ठीक है, अगर आप टैक्स बेस को बढ़ाएंगे तो जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो कम हो जाएगा लोगों के ऊपर, तो आप टैक्स रेट्स में कमी कर सकते हैं। बट आप टैक्स बेस को कम करते जा रहे हैं कि कम लोग जो है वो टैक्स दे, तो उससे होगा क्या कि बाकी लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ जाएगा, है ना। तो उसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ आपको मैंने दिखाई हैं कि नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया जो है वो 10% से बड़ी है, एक एवरेज इंडियन की नॉमिनल जीडीपी यानी कि उसका जो इनकम है वो 8.9% से बड़ी है, उसका जो खर्चा है वो 9.5% से बड़ा है। कॉर्पोरेट की सेल्स की मैं बात करूं तो 4.7% से बड़ी है, वहीं कॉर्पोरेट का प्रॉफिट 18% से बढ़ गया है। यूनियन बजट का साइज़ 11.8% से बड़ा है। बजट में जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर वो 5.2% से बड़ा है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर 14% से बड़ा है, बट उसका तो बेस ही बहुत छोटा है ना। वहीं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की बात करूं तो उसका भी बेस छोटा है, उस वजह से भी उसमें 11% की ग्रोथ कोई मायने नहीं रखती ज़्यादा, क्योंकि बेस छोटा है। वहीं एमजी नरेगा की भी स्थिति लगभग वैसी ही है ना। फूड सब्सिडी की बात करें तो उस पर भी 5% की ग्रोथ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का है वो लगभग 17% के आसपास है, 17.9%, और फिस्कल डेफिसिट में भी 11% की बढ़ोतरी देखी गई है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट जब हमारी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 124 लाख करोड़ की होती थी तो हमारा 5 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट होता था लगभग, और अब जब हमारी नॉमिनल जीडीपी 324 लाख करोड़ की हो गई है, 324 लाख करोड़ का मतलब हो गया आपका 3.24 ट्रिलियंस। ठीक है, तो 324 लाख करोड़ की जब हो गई है तो उसमें 15.7 लाख करोड़ का तो फिस्कल डेफिसिट है हमारा, तो वो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई होप बात समझ गए आप। द मेन जिस्ट ऑफ दिस इज कि देयर इज नो फ्री लंच, कि सरकार ने अगर आपको किसी तरीके से छूट दी है टैक्स में, इनकम टैक्स में, तो उसका वो पैसा कहीं और से भरपाई कर रही है, क्योंकि वो बाकी सेक्टर्स में कटौती की जा रही है। ठीक है, और ऐसे सेक्टर्स एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, इनमें अगर कटौती की जाती है तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर दी ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम समझें तो ये उसके लिए बेहतर नहीं है। आई होप क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ें। तो इसको आप इकोनॉमी में लेंगे, है ना, टैक्सेशन में, बजट एंड टैक्सेशन। लेट्स मूव टू दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल बात कर रहा है कि व्हाट इश्यूज विल द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर इन द तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड गवर्नर डिस्प्यूट केस, कि तमिलनाडु की जो सरकार है और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका जो ये डिस्प्यूट चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या चीज़ के ऊपर विचार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसने फ्राइडे को कंटिन्यू रखा टू हेयर पिटिशंस फाइल्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तमिलनाडु की सरकार ने जो यहाँ पर याचिकाएं लगाई हैं उनकी सुनवाई यहाँ पर जारी है, और उसमें
जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गवर्नर की जो पावर्स हैं, जो गवर्नर की शक्तियां हैं इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, उसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। स्टेट ने यह आर्ग्यू किया है कि जो बिल वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर या विधानसभा पास करती है उसमें बहुत लंबा डिले हो रहा है, मतलब उन बिल्स को के ऊपर जो एक्शन लेना है गवर्नर को वो समय पर नहीं ले रहे हैं। तो उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन या ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जहाँ पर जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चुनी हुई सरकारें अगर कोई बिल पास कर रही हैं तो उससे हो क्या रहा है, वो बिल को आगे फिर गवर्नर अपनी एसेंट नहीं दे रहे हैं या उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उससे जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो फॉल हो रहा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। द हियरिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पर जो सुनवाई हो रही है उसमें जो आर्टिकल 200 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके कंटूर्स को लेकर बात हो रही है। आर्टिकल 200 में क्या होता है कि गवर्नर जो है वो अपनी किसी भी बिल उनके पास जो उनके पास स्टेट असेंबली से पास होकर बिल आता है, या तो वो उस पर अपनी एसेंट दें, सहमति दें, या अपनी एसेंट को विदहोल्ड करें, यानी कि एसेंट ना दें, उस पर रजामंदी ना दें, और या फिर वो उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख लें। हाँ, साथ ही साथ इस आर्टिकल में ये भी लिखा गया है कि जो भी करना है वो एज सून एज पॉसिबल करना है, जब बिल उनको दिया जाता है तब। ठीक है, 2023 से ही जब तमिलनाडु गवर्नमेंट पहली बार सुप्रीम कोर्ट जाती है इस इशू को लेकर, तो उसके बाद कई सारे जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स मतलब ऐसे स्टेट्स विच आर नॉट रूल्ड बाय दैट पार्टी विच इज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि बीजेपी के अलावा जो भी पार्टी के द्वारा स्टेट्स रूल किए जाते हैं, जैसे कि केरला है ना, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, पंजाब हो गया, तो ये भी इस तरीके के डिलेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। और तमिलनाडु का जो केस है, मतलब तमिलनाडु को लेकर जो फैसला आएगा वो बाकी केसेस के लिए भी एक एग्जाम्पल, एक प्रेसिडेंट, एक नज़ीर, एक उदाहरण जो है वो बनेगा। तो अब लॉ मेकिंग में, कानून बनाने की व्यवस्था में गवर्नर का क्या रोल है, राज्यपाल की क्या भूमिका है, अगर उसके बारे में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का जो पद है वो एक एपॉलिटिकल एंटिटी है, मतलब वो एक अराजनीतिक पद है। ठीक है, वो कोई पॉलिटिकल पद नहीं है, पॉलिटिकल ऑफिस नहीं है। ओवर द इयर्स सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई सारी रूलिंग्स में जो गवर्नर की पावर है, ठीक है, उसको उसके लिमिटेशंस के बारे में बताया है। तो यहाँ पर गवर्नर जो है इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो राज्य का मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, उनकी ही एड और एडवाइस के ऊपर गवर्नर को काम करना है। हालांकि इसको लेकर कई कुछ एक्सेप्शंस या आप कह सकते हैं कुछ डिस्क्रिशनरी पावर, कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं राज्यपाल की, जैसे कि इन रिकमेंडिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि 356 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना होता है, राष्ट्रपति शासन लगाना होता है, उसको लेकर, या फिर जो आर्टिकल 200 के अंतर्गत एसेंट देना होता है बिल को, उसमें एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम नहीं करती है। ठीक है, एक बिल जो स्टेट असेंबली में पास होके गवर्नर के पास जाता है उनकी एसेंट के लिए, तो उसमें आर्टिकल 200 जो है वो गवर्नर को 3 सिनेरियोज देता है। सबसे पहले गवर्नर जो है वो या तो बिल के ऊपर अपना एसेंट दे सकते हैं, अगर वो एसेंट देते हैं तो उस केस में बिल जो है वो लॉ बन जाता है, या फिर वो बिल के ऊपर अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं और उस बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब स्टेट असेंबली के पास भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। और या फिर तीसरा ऑप्शन उनके पास ये होता है गवर्नर के पास कि वो बिल को रिजर्व रख सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नर अपने किसी बिल को के एसेंट को विदहोल्ड करते हैं और उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं, तो असेंबली जो है उस बिल को अमेंड कर सकती है या फिर एज इट इज़ पास कर सकती है। ठीक है, या तो अमेंड कर ले या एज इट इज़ पास कर दे। और जब कोई पर्टिकुलर बिल गवर्नर के पास दोबारा जाता है तो वो उसके ऊपर अपनी विदहोल्ड एसेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकते, यानी कि तब उनको वो बिल पास करना ही होगा। सिर्फ अगर मान लो इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर कि वो बिल जो है वो डेरोगेट फ्रॉम द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, यानी कि वो हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करने के लिए अगर है या उनके पावर्स के लिए डेरोगेटरी है,
तो उस केस में बिल जो है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखा जा सकता है, अगर दोबारा भी आया है तो। अदरवाइज अगर किसी और मैटर से रिलेटेड बिल है, गवर्नर के पास पहली बार आया, उन्होंने वापस से रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली के पास भेजा, असेंबली उसको विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट अगर दोबारा पास करके गवर्नर के पास भेजती है, तो गवर्नर इज मैंडेटेड टू गिव हिज असेंट टू दैट बिल। ठीक है, तो गवर्नर उसको दूसरी बार में विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तमिलनाडु का जो डिस्प्यूट है, जब से यहाँ पर जो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं दैट इज आर एन रवि सितंबर 2021 में, तब से तमिलनाडु की सरकार विच इज़ लेड बाय द्रविड़ मुन्नेत्र कजागम, दैट इज़ डीएमके की जो सरकार है अभी, जिसके मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर एम के स्टैलिन, उन्होंने रिपीटेडली ये कंसर्न्स जो हैं वो उठाए हैं कि गवर्नर जो हैं वो बिल्स को विदहोल्ड कर रहे हैं और बिल्स के पैसेज ऑफ द बिल में, जो बिल मतलब असेंबली के द्वारा पास किए गए हैं, उनमें वो डिले कर रहे हैं। तो नवंबर 2023 में तमिलनाडु की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और ये क्लेम करती है कि गवर्नर रवि जो हैं वो कई सारे बिल्स के ऊपर अपनी एसेंट विदहोल्ड कर रहे हैं, और मामला जो है वो जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। अब इस मामले की सुनवाई करते हुए 6 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर्स कैन नॉट बी ओब्लिवियस टू द फैक्ट दैट दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ओब्लिवियस का मतलब होता है कि अपने आसपास की चीज़ों से अनजान होना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गवर्नर जो है वो इस फैक्ट से अनजान नहीं हो सकते कि वो लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं हैं, ही इज़ नॉट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये बात गवर्नर को ध्यान रखनी होगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वाई डू पार्टीज हैव टू कम टू सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट पार्टीज को क्यों आना पड़ रहा है। ठीक है, पार्टीज के सुप्रीम कोर्ट आने से पहले ही गवर्नर जो है वो एक्ट कर लें, एक्ट करना चाहिए गवर्नर को, मस्ट एक्ट, है ना। तो इसके 2 हफ्ते के बाद तमिलनाडु की असेंबली ने फिर से जो पेंडिंग बिल्स थे उनको दोबारा री इनेक्ट किया, और आर एन रवि के पास जब वो बिल्स गए तो उन्होंने इसमें से 2 बिल्स को जो है वो प्रेसिडेंट को के रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व कर लिया, और एक बिल के ऊपर, मतलब बाकी जितने बचे हुए बिल थे उसके ऊपर फिर से अपनी एसेंट विदहोल्ड कर दी। अब यहाँ पर कौन से ऐसे मामले हैं या कौन से ऐसे इश्यूज या मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा, तो सम ऑफ द इश्यूज अंडर कंसिडरेशन बाय द कोर्ट आर, पहला तो ये है कि इफ द गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू विदहोल्ड एसेंट फॉर अ सेकेंड टाइम आफ्टर अ स्टेट असेंबली हैज पास्ड अ बिल following its initial withholding, especially when the governor did not reserve the bill for the president when it was first presented। ठीक है, कि अगर कि क्या गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है कि पहली बार उनके पास कोई बिल आया, उन्होंने उसको विदहोल्ड किया, बिल वापस गया स्टेट असेंबली के पास, स्टेट असेंबली उस बिल को पास करके, या मतलब पास करके विदाउट एनी अमेंडमेंट दोबारा गवर्नर के पास भेजती है, तो क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि वो उस बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं। कंडीशन कि उन्होंने गवर्नर ने पहली बार में जब बिल उनके पास आया था तो उसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व नहीं रखा था, तो क्या दूसरी बार अगर उनके पास बिल आता है तो क्या वो उसको विदहोल्ड कर सकते हैं। पहला केस या पहली कंडीशन या पहला इशू जो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा। दूसरा ये कि इफ द गवर्नर्स पावर टू रेफर अ बिल टू द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइजेबल अपॉन एनी बिल और इट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज, कि क्या जो गवर्नर की, राज्यपाल की जो पावर है, जो शक्ति है, कि वो बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं, क्या वो किसी भी बिल के लिए हो सकता है, इट इज़ एप्लीकेबल, क्या ये जो रिकमेंडेशन की उनकी पावर है, रिकमेंडेशन ऑफ एनी बिल टू द मतलब रिजर्व, कीप द बिल रिजर्व फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या वो सभी बिल के ऊपर लागू होती है, या ये कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज के बिल्स के लिए ही है, कि आप हर तरीके के बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन में रिजर्व रख सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के बिल ही रिकमेंड किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट को। दूसरा ये। तीसरा ये, कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द गवर्नर्स डिसीजन टू रेफर अ बिल टू द प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ गिविंग एसेंट। ठीक है, कि कौन से ऐसे इन्फ्लुएंस हैं जो गवर्नर के, मतलब कौन से ऐसे कंसिडरेशंस हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो गवर्नर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रेफर करें इंस्टेड ऑफ गिविंग द एसेंट, कि एसेंट देने की बजाय वो प्रेसिडेंट की को रेफर करने के लिए उस बिल को रखें। ठीक है, एग्जामिनिंग द कंसेप्ट ऑफ पॉकेट वीटो, इसके बाद पॉकेट वीटो के कंसेप्ट को भी एग्जामिन किया जाएगा कि गवर्नर जो है वो इंडेफिनेटली अगर किसी बिल को एसेंट नहीं देते हैं, ठीक है, तो क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इंडिया में है या नहीं है। पॉकेट वीटो को लेकर भी बात होगी। पॉकेट वीटो का मतलब वही है
कि बिल गवर्नर के पास आया असेंबली से पास होकर और गवर्नर उसके ऊपर कोई फैसला ले ही नहीं रहे। ठीक है, मतलब इट इज़ लाइक कि उन्होंने बिल को अपनी जेब में रख दिया और वो भूल चुके हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले रहे इंडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए। तो क्या इस पॉकेट वीटो का जो प्रोविजन है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इंडिया में है? और अगला पॉइंट ये है कि इफ देयर शुड बी अ टाइम फ्रेम फॉर द गवर्नर टू गिव एसेंट टू अ बिल अंडर आर्टिकल 200, कि क्या आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो बिल को एसेंट देना है गवर्नर के द्वारा, कि क्या उसमें कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं जो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, और एक बार ये फैसला आएगा तो अगेन वी विल कम विद दिस आर्टिकल, इस तरीके का आर्टिकल फिर से आएगा और हम फिर से उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो जो एसेंट को लेकर टाइम फ्रेम की बात है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हालांकि आर्टिकल 200 जो है वो ये कहता है कि गवर्नर को जब एसेंट देनी है किसी भी बिल को तो गवर्नर मस्ट एक्ट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा गया आर्टिकल 200 में कि जब गवर्नर के पास कोई बिल एसेंट के लिए आता है तो उसके ऊपर गवर्नर को एज सून एज पॉसिबल फैसला लेना है, बट कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को पास्ट में भी एड्रेस किया है, हालांकि उन्होंने कोई भी डायरेक्शंस इसमें पास नहीं किए हैं कि मतलब जिसमें गवर्नर्स के लिए कोई टाइमलाइन मेंशन की गई हो। यहाँ पर एक केस है 2016 का, नबम रेबिया एंड बेमांग फेलिक्स वर्सेस डिप्यूटी स्पीकर। 2016 का केस है, उसमें जस्टिस मदन लोकूर जो कि 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा थे जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने अपना सेपरेट कंकरिंग ओपिनियन दिया है इस इशू में। उनका कहना है कि गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड एसेंट टू अ बिल इनडेफिनेटली। ठीक है, कि गवर्नर जो है वो किसी बिल को जो अपनी एसेंट विद होल्ड कर रहे हैं वो इनडेफिनेटली नहीं कर सकते, बट उनको असेंबली को पास करना होगा विद अ मैसेज एंड दिस कुड इंक्लूड हिज रिकमेंडेशन फॉर अमेंडमेंट टू द बिल, कि उनको इंडेफिनेटली कोई भी बिल विद होल्ड नहीं करना है, उनको बिल को असेंबली को वापस देना है रिकन्सिडरेशन के लिए, और उसमें वो अपना कोई मैसेज दे सकते हैं कि वो ये चाहते हैं कि इस बिल में इस तरीके के अमेंडमेंट्स किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में इस मामले में फिर से ये बात कही है। एक पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो केस फाइल किया गया था उसकी ये सुनवाई कर रहे थे, उसमें भी यही था कि वहाँ के जो गवर्नर हैं दैट इज़ बनवारी लाल पुरोहित, वो 4 बिल्स को एसेंट नहीं दे रहे हैं, विद होल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि जो एज सून एज पॉसिबल फ्रेज दिया गया है आर्टिकल 200 में, उसका मतलब ये है कि गवर्नर कैन नॉट बी एट अ लिबर्टी टू कीप द बिल पेंडिंग इंडेफिनेटली विदाउट एनी एक्शन व्हाटसोएवर, कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नर जो है वो लिबर्टी, उनके पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो बिल को इंडेफिनेट टाइम तक पेंडिंग रख सकें। कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो टाइमलाइन भले ही मेंशन नहीं की गई हो, बट एज सून एज पॉसिबल का मतलब ये नहीं है कि आप उन बिल्स को इंडेफिनेटली अपने पास रख सकें, मतलब पॉकेट वीटो के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद कि ये जो और चीज़ों को लेकर तो जो फैसला आए या ना आए, लेकिन पॉकेट वीटो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पॉकेट वीटो का मतलब वही होता है कि आप किसी बिल के ऊपर जो अपनी एसेंट है वो विदहोल्ड कर रहे हैं इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए आप उस बिल को भूल चुके हैं। ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, दैट इज पॉकेट वीटो। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जरूर करार दिया जा सकता है। तो आई होप आर्टिकल समझ में आया। ये आर्टिकल था रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ गवर्नर, और खासकर बात कर रहे हैं आर्टिकल 200 की। तो पॉलिटी में आप इसको लेंगे, है ना? चलो ठीक है, तो आज के तो आर्टिकल्स ये सारे हो गए। अब अगर मैं कल के आर्टिकल्स डिस्कस करूं तो हालांकि थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, बट अगेन हमें 3 आर्टिकल्स देखने हैं कल के भी। ठीक है, तो वो हम कल नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम रीजंस, तो आज हम उसको पूरा करेंगे। ये 3 आर्टिकल्स हैं, थोड़ा सा लंबे ज़रूर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करेंगे। देखो यहाँ पर बात हो रही है यूएस डिसीजन ऑन G20। ठीक है, यूएस ने G20 को लेकर कुछ बात की है, और जो ICJ है दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसको लेकर भी बात की है। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दैट इज़ मार्को रूबियो, उनका ये कहना है कि वो अभी जो G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है जोहान्सबर्ग में, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए उनका कहना है क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो कुछ बैड थिंग्स कर रहा है, गलत चीज़ें कर रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये डिक्लेयर किया था कि साउथ अफ्रीका जो है वो ज़मीन हड़प रहा है, कन्फिस्केट कर रहा है लैंड को, और कुछ क्लासेस ऑफ पीपल को
के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, तो इसलिए वो एक तरीके से उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक आईसीजे का केस है अगेंस्ट इजराइल। तो ये जो मार्को रूबियो ने एक पोस्ट लिखी है एक्स पर, विच इज़ ट्विटर पर, दैट कुड बी अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने बेसिकली इसराइल के अगेंस्ट एक जेनोसाइड का केस फाइल किया हुआ है इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, है ना। और जैसे कि इंटरनेशनल सपोर्ट इस केस के लिए बढ़ रहा है, तो वहीं जो टसल है बिटवीन द साउथ अफ्रीका और उस एलाइज और जो दूसरी तरफ इसराइल और उसके जो अमेरिकन पब्लिक फिगर्स हैं, जैसे कि रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो आईसीजे की पावर्स को कम करना चाहते हैं, तो उनके बीच में ये टसल चल रही है। अब 31 जनवरी के दिन, यानी कि अभी कुछ दिनों पहले, साउथ अफ्रीका और मलेशिया ने एक कैंपेन अनाउंस किया है कि वो आईसीजे के रूलिंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसको, क्योंकि ये अभी अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं यूएस कांग्रेस के द्वारा कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर भी कई सारे सैंक्शंस लगाए जाएं। तो यहाँ पर एक 9 देशों का एक हेग ग्रुप बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेग ग्रुप, ध्यान रखिएगा, हेग ग्रुप में 9 देश हैं। कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि 9 देशों का एक हेग ग्रुप बनाया गया है अंडर साउथ अफ्रीकाज लीडरशिप, कि वो जो पैलेस्तीनियन है, जो फिलिस्तीनी है, उनके अधिकारों को डिफेंड करेंगे और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करेंगे अगेंस्ट द वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ बाय इजराइल, कि इजराइल जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है उसको लेकर भी वो कोऑर्डिनेट करेंगे उसके खिलाफ। ठीक है, तो उसके लिए एक हेग ग्रुप बनाया गया है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हेग ग्रुप पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो 9 नेशंस का है लीडरशिप ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन कौन से देश हैं कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अब यहाँ पर देखो, जो हेग कोर्ट्स हैं, आईसीसी और आईसीजे, दोनों की दोनों जो है उनकी सीट हेग में ही है ना, नीदरलैंड्स में। तो 2017 से 21 के बीच में जो ट्रंप का पहला एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने आईसीसी, दैट इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए थे। हालांकि जो बाइडन के प्रशासन ने उन डिसीजंस को रिवर्स किया, जिन्होंने आईसीसी के इन्वेस्टिगेशन, जो आईसीसी इन्वेस्टिगेट कर रही थी ऑन द रशियन वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन, उसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उन्होंने इनका सपोर्ट किया जो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने। हालांकि ये सपोर्ट जो है वो सफ़र करता है आफ्टर द आईसीसी सेड इट वुड सीक अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ बोथ इजराइल एंड हमास, कि इजराइल और हमास के लीडर्स के अगेंस्ट जो है वो अरेस्ट वारंट्स जारी किए जाएंगे। तो इसके बाद जब ट्रंप अभी दोबारा आए, तो इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू द यूएन, दैट इज़ डैनी डेनन, उनका कहना है कि दैट द आउटकम प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू न्यूट्रलाइज द केसेस अगेंस्ट इजराइल इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि जो इजराइल के खिलाफ केसेस हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफ जस्टिस में जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो आईसीसी और आईसीजे दोनों जो है वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जिनकी सीट्स नीदरलैंड के हेग में है। आईसीसी जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 के रोम स्टैट्यूट के बाद, उसका ये जुरिस्डिक्शन है कि वो इंडिविजुअल्स को सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट कर सकता है। सीरियस इंटरनेशनल क्राइम जैसे कि जेनोसाइड हो गया, वॉर क्राइम्स हो गए, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है आईसीसी के द्वारा। वहीं आईसीजे जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक, यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट होते हैं उनकी सुनवाई करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आईसीसी और आईसीजे को लेकर। अब जो G20 के अनसर्टेन फ्यूचर की कुछ बात है, तो यहाँ पर जो ये मार्को रूबियो ने ट्वीट किया है, ये बेसिकली साउथ अफ्रीका के ऊपर ज़्यादा एम कर रहा है। साउथ अफ्रीका बेसिकली अभी G20 का करंट प्रेसिडेंट है और रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशंस कमिटमेंट टू अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो कमिटमेंट है किस तरीके के मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, उसके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। तो G20 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो अभी 20-21 फरवरी में होनी है, और जो इस साल के G20 की लीडर समिट होगी वो नवंबर 22-23 में होगी, मतलब 22 और 23 नवंबर को। अपने पहले टर्म या कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने जो है वो G20 में भी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज़ की बात की थी, है ना। तो उसकी वजह से कंटेस्टेशन और आइसोलेशन हुआ कई सारे मुद्दों पर। ही वॉज सक्सेसफुल इन ऑल्टरिंग इन 2017 द एम्फोसिस ऑफ G20 में जो एम्फोसिस हुआ करता था फ्री ट्रेड, उससे वो बदल के उन्होंने एम्फोसिस कराया रेसिप्रोकल ट्रेड के ऊपर। रेसिप्रोकल ट्रेड का मतलब होता है जिसमें दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है और उन दोनों देशों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अलाइनिंग विद हिज व्यूज़ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब उनका जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर जो उनका व्यू है और जो
एमिनेंट ट्रेड वॉर अगेंस्ट चाइना उनकी चल रही है, उसके साथ अलाइन करते हुए उन्होंने रेसिप्रोकल ट्रेड की बात की। और अभी जो है वो ट्रंप ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा रेडिकल उनके एजेंडा है। तो इट इज़ नॉट सर्टेन दैट ट्रंप 2.0 विल नेसेसरी वैल्यू द रोल ऑफ G20। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये निश्चित या सर्टेन नहीं है कि वो जो G20 का रोल है उसको नेसेसरीली क्या करेंगे, वैल्यू देंगे। एंड विल वर्क टूवर्ड्स बिल्डिंग रिलेशनशिप ऑफ कोऑपरेशन एंड सपोर्ट विद इन द ग्रुपिंग। ठीक है, तो वो इस ग्रुपिंग के अंदर G20 के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करने को लेकर कोऑपरेशन और सपोर्ट को वो काम करेंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते। अब नई दिल्ली से जो इसमें व्यूज़ हैं, मतलब इंडिया की तरफ से, रिसेंट ईयर में इंडिया ने जो है वो कन्वे ये किया है कि G20 जैसे जो ग्रुपिंग है वो ज़्यादा सूटेबल हैं देन ऑर्गेनाइजेशन सच एज UN फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस। कि जो कठिन या जो कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने में UN जैसे ऑर्गेनाइजेशन का रोल कम है या इंपॉर्टेंस कम है, G20 का ज़्यादा है, ऐसा इंडिया ने कन्वे किया है। इंडिया का जो खुद पिवट है टुवर्ड्स द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ हैज़ बेनिफिटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द राइजिंग स्टेटस ऑफ G20 एंड फ्रॉम इंडियाज ओन पोजीशन विद इन द ग्रुपिंग इन रिसेंट ईयर्स। कि G20 की जो स्टेटस बढ़ा है और इंडिया का भी जो खुद स्टेटस बढ़ा है विद इन द G20, तो उससे इंडिया का जो ग्लोबल साउथ के लीडरशिप होने वाली बात है उसको भी फ़ायदा मिला है। इंडिया के लिए UNSC का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन का जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो एक आउटडेटेड सिस्टम रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि उसमें उनको ये लगता है कि जो वर्ल्ड वॉर 2, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जीते हैं, ये उनके इंटरेस्ट या उनके हितों की बात करता है UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये एक आउटडेटेड सिस्टम है। G20 जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को, जो मतलब उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको ग्लोबल गवर्नेंस में एक ज़्यादा, मतलब ग्लोबल गवर्नेंस के मैटर्स में एक ज़्यादा अपनी बात कहने का मंच प्रोवाइड करता है। तो ये उभरते हुए इंडिया के लिए भी एक टेलर मेड सिचुएशन है। टेलर मेड सिचुएशन का मतलब होता है जो स्पेसिफिकली आपके लिए बनाई गई है। जो US के ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलेटेड टू द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द राइवलरी विद चाइना, द बाइडन व्हाइट हाउस वॉज फुल्ली सपोर्टिव ऑफ न्यू दिल्लीज G20 प्रेसिडेंसी। जो 2023 में इंडिया प्रेसिडेंट था G20 का, उसको US ने सपोर्ट किया। ठीक है, और इंडिया की जो लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ वाली बात थी उसको भी अमेरिका ने सपोर्ट किया। तो इससे हुआ क्या कि इंडिया जो है वो खुद को प्रेजेंट कर पाया इन अ यूनिकली पोजिशन कंसेंसस ड्राइविंग बजट, सॉरी कंसेंसस ड्राइविंग ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ। तो इंडिया जो है वो खुद को ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में एक ब्रिज के रूप में इस्टेब्लिश कर पाया और दोनों तरफ से इंडिया को जो है वो ट्रस्ट मिलता रहा। लेकिन ट्रंप 2.0 की जो पॉलिसीज़ हैं वो बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी अलग हैं। और दिस इज़ वेयर द एक्रोमनी बिटवीन द US एंड द साउथ अफ्रीका, मतलब इनके बीच में जो तकरार आप कह सकते हैं, इसके अनएंटिसिपेटेड इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं G20 के लिए। मतलब ऐसा असर पड़ सकता है G20 के ऊपर जिसके बारे में किसी ने भी उम्मीद नहीं की है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर US G20 की जो समिट हो रही है साउथ अफ्रीका में उसको स्किप करता है या G20 से भी अगर वो बाहर आ जाता है, तो ये ग्रुपिंग जो है वो अनक्वेश्चनेबली वीक हो जाएगा, G20 वीक तो हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये इसमें G20 में रशिया और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, जो दबदबा है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ये मार्को रूबियो का ट्वीट है, ये एक कुड बी एन ओपनिंग US साल्वो meant to prepare the ground for subsequent negotiations and compromises। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो ये ट्वीट किया गया है वो कुछ आगे और ज़्यादा नेगोशिएशंस या कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, उसको लेकर वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ऐसे सिनारियो में साउथ अफ्रीका जो है उसको, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा कॉन्सिलिएटरी अप्रोच जो है वो अपनाए। कॉन्सिलिएटरी का मतलब होता है मेल मिलाप करने वाली अप्रोच अपनाए इन एक्सचेंज फॉर अमेरिकन गुडविल। इफ सो द नेगेटिव इम्प्लीकेशंस बोथ फॉर G20 एंड द इंडियाज इंटरेस्ट इन इट वुड बी लेस सीरियस। और अगर ऐसा होता है, अगर वो कॉन्सिलिएटरी अप्रोच अपनाता है अमेरिका के गुडविल के अगेंस्ट में या उसके एक्सचेंज में, तो उससे जो नेगेटिव असर पड़ सकता है G20 के ऊपर, और G20 के वजह से जो उसमें भारत का हित है, जो इंटरेस्ट है, उसके ऊपर वो ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। इंडिया के लिए यहाँ पर हालांकि एक और कंसर्न है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एम्बिवेलेंस है, इफ़ नॉट एंटीपैथी टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ। मतलब जो ग्लोबल साउथ को वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं,
उससे क्या हो सकता है कि इंडिया की जो ग्लोबल साउथ रिलेटेड डिप्लोमेसी है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इंडिया का जो ब्रिजिंग पावर है दैट रिमेन सेलियंट, मतलब जो इंडिया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस तभी है जब यूएस लेड वेस्ट उसको इस रोल को फेवरेबली परसीव करे, इस रोल को ये देखे कि हाँ ये अच्छा रोल है। लेकिन क्योंकि जो ये है जो ये है डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो लीडरशिप है वो एक ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, ठीक है, वो गिव एंड टेक की लीडरशिप में और उसमें पॉलिसी में बिलीव करते हैं। तो इंडिया का जो रोल और वैल्यू है एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ मे नॉट नेसेसरली बी अपेरेंट टू द व्हाइट हाउस। तो हो सकता है कि व्हाइट हाउस के लिए ये जो रोल है ये कोई बहुत ज़्यादा, मतलब वो उसको इंपॉर्टेंस ना दें। इंडियाज चैलेंजेस विल बी टू मेक द राइट चॉइसेस एज द यूएस इस स्ट्रेटेजिक पार्टनर लॉक्स हॉर्न्स विद इट्स ट्रेडिशनल फ्रेंड्स इन द ग्लोबल साउथ विद अनसर्टेन बार्गेन्स एंड आउटकम्स। तो भारत के लिए ये भी एक चैलेंज है कि वो सही चॉइस ले, सही फैसले ले, क्योंकि उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका, वो लॉक हॉर्न्स कर रहा है। लॉक हॉर्न्स करने का मतलब है कि उसके साथ एक कन्फ्लिक्ट में जाता हुआ दिख रहा है। किसके साथ? जो उसके ग्लोबल साउथ में ट्रेडिशनल फ्रेंड्स हैं, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह, उनके साथ वो कुछ अनसर्टेन बार्गेन्स और आउटकम्स कर सकता है, कुछ अनसर्टेन आउटकम्स आ सकते हैं। तो उस समय इंडिया को जो है वो क्या राइट चॉइस रहेगी वो देखना होगा, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बनता है, खुद को अपना लीडर, मतलब ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है, और ग्लोबल साउथ के किसी देश के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैसे उसको टैकल करेगा। और वहीं चीज़ हो रही है ऐसे देश के साथ जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है अमेरिका, तो हाउ इंडिया विल टैकल द सिचुएशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटरनेशनल अफेयर है, बट यहाँ पर जो ये हेग ग्रुप वगैरह है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऐसा आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, चलो इसके बाद एक और आर्टिकल देखते हैं। हाउ द क्लाइमेट क्राइसिस इज इंटेंसिफाइंग मरीन हीट वेव्स। ठीक है, तो मरीन हीट वेव्स की वजह से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जो कोस्ट हैं वहाँ पर लगभग 30,000 से ज़्यादा मछलियाँ जो हैं वो मारी गई हैं, है ना। वर मेड अप टू 100 टाइम्स मोर प्रोबेबल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और ये मरीन हीट वेव जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से 100 गुना ज़्यादा इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। द मरीन हीट वेव्स बिगेन इन सितंबर 2024 एंड स्टिल ऑन गोइंग इन द रीजन। तो सितंबर 2024 में ये मरीन हीट वेव शुरू हुई हैं और ये अभी भी चल रही हैं। मरीन हीट वेव्स की जो सीवियरिटी है वो इंटेंसीफाई हो रही है, क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो कुछ एरियाज़ में 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा बढ़ गया है, अबव द एवरेज फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। यानी कि इस समय, साल के इस समय में जितना सामान्य टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया है। तो इस वजह से ये मरीन हीट वेव्स बढ़ रही हैं। जो करंट मरीन हीट वेव्स हैं ये सेकेंड वर्स्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंटेंस मरीन हीट वेव्स आई थी वो 2011 के समर में आई थी। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट है ये, सेकंड मतलब इंटेंस आप कह सकते हैं। मरीन हीट वेव्स होती क्या हैं? देखो, मरीन हीट वेव्स अकर करती हैं व्हेन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि किसी भी जगह का जो सरफेस टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सी, मतलब समुद्र का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है कम से कम 5 दिनों के लिए, तो उसको कहा जाता है इट इज़ द कंडीशन ऑफ मरीन हीट वेव्स। सी सरफेस टेम्परेचर 5 दिन या उससे ज़्यादा के लिए जो एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए उससे 3 से 4 डिग्री अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो मरीन हीट वेव्स कहलाता है। और मरीन हीट वेव्स जो हैं वो कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक रह सकती है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में अगर हम बात करें तो मरीन हीट वेव्स जो हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो रही हैं, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक रह रही हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रही हैं और ज़्यादा इंटेंस हो रही हैं। 2021 की एक रिपोर्ट है बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसमें ये कहा गया है कि मरीन हीट वेव जो हैं वो 50% तक बढ़ गई हैं पिछले दशक में और ज़्यादा लंबे समय तक लास्ट भी कर रही हैं और ज़्यादा सीवियर भी अब हो चुकी हैं। ठीक है, अब वाई हैव मरीन हीट वेव्स इंटेंसिफाइड। अब मरीन हीट वेव्स इंटेंसिफाई क्यों हो रही हैं, इसकी इंटेंसिटी क्यों बढ़ रही है? तो उसके पीछे जो सबसे मुख्य कारण है वो वही है क्लाइमेट क्राइसिस, क्लाइमेट की समस्या। ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में 1.3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गए हैं। तो जो ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रही है उसका 90% एब्जॉर्ब किया जा रहा है ओशन के द्वारा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ग्लोबल मीन सी सरफेस टेम्परेचर है वो 0.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ गया है।
ठीक है, और पिछले 4 दशकों में 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तो इसी की वजह से जो कोस्टल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर मरीन हीट वेव्स बढ़ रही हैं और उसके इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। ये सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया में और ज़्यादा ख़राब होगी। 2018 की एक स्टडी में ये कहा गया है कि जो मरीन हीट वेव्स का नंबर है वो ऑन एन एवरेज बाय अ फैक्टर ऑफ 16 बढ़ेगा फॉर द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। कि यानी कि अगर टेम्परेचर इतना बढ़ता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग अगर इतनी होती है कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो जो मरीन हीट वेव्स के नंबर्स हैं कि कितनी मरीन हीट वेव्स हो रही हैं वो बाय द फैक्टर ऑफ 16 यानी कि 16 टाइम्स बढ़ेगा। और अगर ग्लोबल वार्मिंग इतनी होती है कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जो ये मरीन हीट वेव्स का नंबर है ये 23 के फैक्टर से आगे बढ़ेगा। अब इसका क्या असर होगा? तो मरीन हीट वेव्स जो है वो मरीन लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। जैसे कि 2010-11 की जो मरीन हीट वेव्स आई थी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, उससे बहुत ज़्यादा मछलियाँ जो है वो मर गई थी। ठीक है, सडन फिश किल का मतलब वही है कि सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स ओवर अ शॉर्ट पीरियड विद इन एन एरिया। कि किसी भी एरिया में जो मरीन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी अचानक और अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाना, दैट इज़ नोन एज फिश किल। तो बहुत ज़्यादा स्तर पे हुआ था। इसकी वजह से जो कैल्प फॉरेस्ट होता है जो कि कूलर वाटर्स में, मतलब ठंडे पानी में, और हैबिटेट प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है टू मरीन एनिमल्स, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। कोरल ब्लीचिंग के जो इंस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से कोरल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के लिए और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है, वो भी हीट वेव्स की वजह से बढ़ रहा है। यानी कि कोरल्स के ऊपर भी असर पड़ रहा है। कई सारे जो मरीन एनिमल्स हैं वो कोरल रीफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और अगर कोरल को डैमेज हो रहा है तो उससे उन मरीन एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन द कोरल फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर हैबिटेट, उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर मरीन हीट वेव्स। टॉपिक रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज आप इन्वायरमेंट में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल मेरे पास एक आर्टिकल और है, बट आई वुड लाइक टू एंड द सेशन एट दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो सेशन काफ़ी लंबा हो गया है और आर्टिकल भी ये थोड़ा सा लंबा है। इट विल स्टिल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स एटलीस्ट, कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे इसको कवर करने में। तो इट इज़ बेटर कि मैं सेशन को इतना ही रखूँ। मुझे याद है एक आर्टिकल बचा हुआ है, इसको आने वाले वीक में जिस दिन भी हमारे पास थोड़ा सा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम होंगे, 2-3 के आसपास, ऑन दैट डे आई विल टेक इट। ठीक है, मुझे पता है एक आर्टिकल बचा हुआ है, आई विल टेक इट। और बजट सीरीज़ के लिए आई विल मोस्ट प्रोबेबली ट्राई कि बाय टुमारो, कल तक इवनिंग तक, मैं सारे जो 4-5 वीडियोस हमारे बचे हुए हैं वो मैं पूरे कर लूँ। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के हम लोग इस सेशन को इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपीयर हो रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए। 849 रुपीज़ में आपको मिल जाती है विद 91 टेस्ट। सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज 699 में मिलती है। ओनली जनरल स्टडीज सब्जेक्ट वाइज इज अवेलेबल एट 449। ओनली करंट अफेयर्स 299 में, और सी सेट जो है वो 249 में। तो इनमें से जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी जो सी सेट क्लासेस का बैच है वो आपको 999 में मिल जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इसमें आपको वीकली कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और उस वीकली कंटेंट के बेसिस पर आपका एक वीकेंड में लाइव डाउट सेशन लिया जाता है। तो अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर में आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से लिंक प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट कि इसका फ़ायदा यह है ऐप डाउनलोड करने का कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ भी अगर आप नया सीख रहे हैं, कुछ भी आपको हेल्प हो रही है इन सेशन से, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे,
बाय बाय।